लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। यह मैच होने वाला है लखनऊ इकाना क्रिकेट स्टेडियम पे 1 अप्रैल को, वो भी रात के 7:30 बजे। दोनों ही टीम के पास बहुत अच्छे खासे बैटर है, दोनों ही टीम के पास बहुत अच्छे बॉलर भी है, दोनों ही टीम के पास बहुत अच्छे खासे ऑलराउंडर भी है। तो बहुत अच्छा खासा टॉप मैच हो सकता है, साथ ही में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी मैच हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, ये थोड़ी बहुत बैलेंस पिच है, उस वजह से उतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं बनेगा। तो बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर क्या रिकॉर्ड रहा है, प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बारे में बात करेंगे, ट्रम्प प्लेयर, मस्ट बी प्लेयर और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये बैलेंस पिच है और पेसर और स्पिनर दोनों के लिए मददगार पिच है। देख सकते हैं जो इकाना ग्राउंड की जो पिच है वो बहुत ज्यादा बैलेंस पिच है, बैट्समैन को भी मदद मिलती है और बॉलर्स को भी मदद मिलती है। इस वाले स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है कि इस वाले ग्राउंड पर ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं बना है। इस वाले ग्राउंड पर अगर 130 140 भी बनता है, वो भी टारगेट डिफेंड हो सकता है, ऐसी वाली पिच है। बॉलर्स की बात करो तो पेसर्स को तो यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिलेगा ही, पेसर्स को अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल सकता है, लेकिन स्पिनर्स को भी अच्छा खासा टर्न देखने को मिलेगा। साथ ही में इस वाले ग्राउंड की कुछ साइड्स की बाउंड्री बड़ी है, उस वजह से बैटर्स स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा बहुत अटैक करने के देखेंगे, बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं और स्पिनर्स को भी अच्छे खासे विकेट मिल सकती है। देन बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 24 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की वो 10 बार जीते और जिन्होंने बॉलिंग पहले की है वो 14 बार जीते हैं। मतलब देख सकते हैं इस वाले ग्राउंड पर कुछ भी हो जाता है, टारगेट डिफेंड भी हो जाता है, टारगेट चेस भी हो जाता है। 180 के ऊपर का टारगेट डिफेंड करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन 180 के नीचे का टारगेट डिफेंड करना मुश्किल हो सकता है। एवरेज स्कोर की बात करते 175 है, हाईएस्ट टोटल की बात करते 235 है, लोवेस्ट टोटल की बात करते 108 है। देखो अगर लखनऊ सुपर जायंट्स फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते ना, तो वो 160 से लेके 190 के बीच में टारगेट बना सकती है, क्योंकि उनके पास 7वें पोजीशन तक अच्छे बैटर है। वही अगर दिल्ली की बात कर तो दिल्ली भी उतना ही टारगेट बना सकती है, क्योंकि उनके पास भी मतलब 8वें पोजीशन तक तो अच्छे बैटर है ही। हम बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए, तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 64 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 31 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 33 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा मदद मिलती है। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैचेस में पेसर और स्पिनर दोनों ने इक्वल विकेट निकाली है। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी पेसर और स्पिनर दोनों को ही विकेट मिल जाए, उस वजह से हम भी अपनी टीम में दोनों को ही पिक करके चलेंगे। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग लखनऊ सुपर जायंट्स अभी तक 3 बार जीत चुकी है, वही दिल्ली कैपिटल्स अभी तक 4 बार जीत चुकी है। मतलब देख सकते हैं किसी ने भी किसी को डोमिनेट नहीं किया, एवरेज ही रिकॉर्ड है। तो इस वाले मैच में कुछ भी हो सकता है, या तो दिल्ली भी जीत सकते हैं या तो फिर लखनऊ भी जीत सकते हैं। हालांकि लखनऊ के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि लखनऊ का होम ग्राउंड है। बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। मिचेल, एडन, मैथ्यू, ऋषभ, निकोलस, आयुष, हसरंगा, मोहसिन, मयंक, मोहम्मद, आवेश। देखो प्लेइंग 11 में तो कुछ चेंजेस नहीं लग रहे, हालांकि मैथ्यू की जगह थोड़ा बहुत बॉलर आ सकता है, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं लग रहे। साथ ही में इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर कोई भी फिक्स नहीं होता है, एक बार टॉस हो जाने दो, टॉस हो जाने के बाद मैं बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कौन सा प्लेयर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आ सकता है। बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं मिचेल मार्श। इनकी अगर बात करते हैं, देखो ऑलराउंडर है, हालांकि इनको कभी कभार बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता है, लेकिन अगर बॉलिंग करने का चांस मिलता है तो विकेट ले सकते हैं। और बैटिंग की बात करो तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है ही, 6-7 बॉल लेंगे सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा नॉक खेलते हैं। हालांकि मिचेल मार्श को आउट करना है तो शुरुआत के 8-10 बॉल में इनको आउट करना होता है। अगर शुरुआत के 8-10 बॉल खेल ले तो फिर ये बड़ी पारी खेल कर ही जाते हैं। हालांकि इन्होंने ज्यादा डीसी के अगेंस्ट ज्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन इनका रिकॉर्ड इस वाले वेन्यू पर बहुत ही अच्छा है। हालांकि इनको ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, हर दूसरे तीसरे बॉल पे अटैक करते हैं, जिम्मेदारी से नहीं खेलते, कभी कभार बॉल जज नहीं कर पाते और अपनी विकेट फेंक देते हैं, तो थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं। तो ज्यादा टीम में तो ट्राई मत करना। बात करेंगे मार्करम की, तो ये भी ऑलराउंडर है, अगर इनको बॉलिंग करने का चांस मिलता है तो अच्छे खासे विकेट ले सकते हैं, क्योंकि इनकी टीम के पास ज्यादा स्पिनर तो नहीं है। तो मार्करम को तो बॉलिंग करना ही चाहिए, अगर करते हैं तो विकेट ले सकते हैं। और साथ ही में बैटर भी अच्छे, टेक्निकल बल्लेबाज भी और अटैकिंग नेचर की भी है। थोड़ा बहुत समय लेते हैं सेट होने के लिए, शुरुआत में स्लो नॉक खेल सकते हैं, एक बार सेट हो जाते हैं फिर अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं।
हालांकि देख सकते हैं हेड-टू-हेड रिकॉर्ड भी अच्छे हैं इनका और वेन्यू पर भी ठीक-ठाक रिकॉर्ड है। हालांकि रिसेंट फॉर्म में उतना तो परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आईपीएल में ये परफॉर्म करती है, तो अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। 100 पॉइंट के ऊपर पॉइंट देकर जा सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बात करेंगे मैथ्यू की, बात कर तो देखो मैथ्यू अगर खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे साउथ अफ्रीका के बैटर है। ये भी मार्करम की तरह ही है, हार्ड हिटर है, चौके छक्के दोनों भी मार सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत डाउटफुल हो जाते हैं। अगर खेलते हैं तो कम से कम 13-14 टीम में ट्राई कर सकते हो, या तो फिर उससे ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं खेलते तो ड्रॉप कर लेना। बात करेंगे ऋषभ पंत की, बात कर तो ऋषभ पंत भी टेक्निकल बल्लेबाज भी और अटैकिंग नेचर की भी। शुरुआत में स्लो नॉक खेलेंगे, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा नॉक खेलते हैं, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर शुरुआत के 10-12 बॉल में अगर ये बाउंड्री ना मारे ना, फिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं। अंडर प्रेशर के चलते बड़े शॉट की तरफ जाते हैं और अपनी विकेट फेंक ही देते हैं। लेकिन क्या है ना, ऋषभ पंत कैप्टन है तो कैप्टनसी पारी खेल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, हर मैच में डबल डिजिट का नॉक खेलते ही आ रहे हैं। चौथे पोजीशन पे आएंगे ना बैटिंग करने के लिए, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही में अगर विकेट कीपिंग करते हैं तो विकेट कीपिंग से भी अच्छे पॉइंट दे देंगे। हालांकि इनका रिकॉर्ड दिल्ली के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वेन्यू पर भी उतना तो बेहतर नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, पूरे 40 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे निकोलस पूरन, तो ये अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है। 5-6 बॉल लेते सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा नॉक खेलते हैं। इनका भी डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर इनको आउट करना है तो शुरुआत के 5-6 बॉल में आउट करना होता है। अगर ये शुरुआत के 5-6 बॉल इनको आउट ना करो तो फिर ये बड़ी पारी खेल कर ही जाते हैं। इनका रिकॉर्ड दिल्ली के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा और वेन्यू पर भी अच्छा है। इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये पेसर और स्पिनर दोनों के अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे टारगेट चेस करना हो, टारगेट डिफेंड करना हो, दोनों ही कर सकते हैं, या तो फिर टारगेट मतलब स्कोर बढ़ाना हो तो भी कर सकते हैं। पूरे पूरे मतलब पूरे 40 टीम में ट्राई कर सकते हो इनको। बात करेंगे आयुष बदोनी को, तो इनकी अगर बात कर तो देखो इनका बैटिंग पोजीशन इधर उधर हो सकता है। अगर ये छठे पोजीशन पे आते बैटिंग करने के लिए तो मुझे नहीं लगता ये कुछ खास परफॉर्म कर सकते हैं। आयुष बदोनी जब भी बैटिंग के लिए आएंगे तो हो सकता है 16-17 ओवर के बाद ही आए बैटिंग करने के लिए। तो जब ये डेथ ओवर में आते ना बैटिंग करने के लिए तो उतना परफॉर्म नहीं करते। जब जब ये 13 या 14 ओवर के पहले आते हैं, 11-12वें ओवर में आते तो अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या है ना, थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं सेट होने के लिए, बहुत बॉल लेते हैं सेट होने के लिए, उस वजह से अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। लेकिन अगर ये 16-17 ओवर के बाद आते तो ज्यादा बॉल नहीं मिलेगी खेलने के लिए, 2-3 बॉल मिलेगी सेट होने के लिए, उसके बाद इनको अटैक ही करना पड़ेगा। तो उस नेचर के नहीं है आयुष बदोनी। अगर ये जल्दी आते हैं बैटिंग करने के लिए तो अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है, अदरवाइज तो नहीं। बात करेंगे हसरंगा की, बात कर तो ऑलराउंडर है। बैटिंग की बात कर तो अगर बैटिंग करने का चांस मिले तो बैटिंग से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हार्ड हिटर है, डू और डाई वाली सिचुएशन रहती है ये जब भी बैटिंग करने के लिए आते हैं तो परफॉर्म तो करके जाते ही है। बॉलर भी अच्छे, पूरे 4 ओवर डालेंगे, चारों ही ओवर में इनको खेलना मुश्किल हो जाता है। एक्सपीरियंस स्पिनर है तो इनको ज्यादा टाइम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे मोहसिन की, तो अच्छे खासे लेफ्ट आर्म पेसर है, पूरे 4 ओवर डालेंगे, 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे, बाकी के ओवर मिडल ओवर या डेथ ओवर में डालेंगे। चारों ही ओवर में इनको खेलना मुश्किल हो जाता है। जो दिल्ली का ओपनिंग पार्टनरशिप है, केएल राहुल है, पृथ्वी शॉ है, पथुम निशंका, इनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। ये कम से कम 2 विकेट तो निकाल ही लेंगे। बात करेंगे मयंक यादव की, तो इनके पास गति बहुत है लेकिन वेरिएशन नहीं है। गति होने के कारण क्या है ना, इनका बॉल अगर बल्ले को लग जाए तो सीधे बाउंड्री के पार जाता है। रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, 2 बार विकेट ले रहे, बाकी के मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। हेड टू हेड और वेन्यू पर भी इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक ही है। अगर इनको विकेट मिली तो डेथ ओवर में मिल सकते हैं, पावर प्ले या मिडल ओवर में तो इनको विकेट मिलना मुश्किल लग रहा है। बात करेंगे मोहम्मद शमी की, तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस बॉलर है। इस वाले टीम के पूरे 4 ओवर डालेंगे, चारों ही ओवर में इनको खेलना मुश्किल हो जाता है। 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे, या तो फिर बाकी की ओवर मिडल ओवर या डेथ ओवर में डाल सकते हैं। चारों ही ओवर में इनको खेलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभार इनकी इकोनॉमी हाई रहती है, लेकिन एक्सपीरियंस गेंदबाज है, इनके लाइन एंड लेन भी अच्छे रहते हैं और अच्छे खासे एंगल से भी बॉलिंग करते हैं। उस वजह से इनको ज्यादा टीम में ट्राई, पूरे पूरे 40 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे आवेश खान की, बात करते ये भी अच्छी खासी पेसर है, लेकिन हो सकता है इनके ओवर कट जाए क्योंकि इनकी इकोनॉमी हाई रहती है। अपोनेंट टीम के बैटर्स इनको अच्छा खेल सकते हैं। हालांकि रिसेंट का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है, हेड टू हेड भी अच्छा नहीं है और वेन्यू पर भी फ्लॉप रहे हैं। इस वाले ग्राउंड पर इनको उतनी मदद नहीं मिली है, तो ज्यादा टीम में तो ट्राई मत ही करना। देन बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। केएल राहुल, पृथ्वी, पथुम निशंका, करुण, क्रिस्टन, अक्षर, डेविड मिलर, दुष्मंता, कुलदीप, नटराजन और मुकेश।
बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं केएल राहुल। इनकी बात कर तो देखो टेक्निकल बल्लेबाज भी और अटैकिंग नेचर की भी है। शुरुआत में थोड़ा समय ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं। अपोनेंट टीम के पास कोई बॉलर है नहीं जो केएल राहुल को जल्दी आउट कर सके। केएल राहुल को कोई आउट कर सकता है तो वो सिर्फ मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं, बाकी तो कोई प्लेयर है नहीं। रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, हर मैचेस में अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रहे हैं। हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू पर भी अच्छा रिकॉर्ड है। कुछ सीजन इन्होंने लखनऊ की तरफ से खेल रहा है तो लखनऊ का बॉलिंग प्लान इनको पता है, तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बात करेंगे पृथ्वी शॉ की, तो देखो पृथ्वी शॉ बहुत टाइम के बाद आईपीएल खेलने वाले हैं। तो क्या है ना, मुझे तो थोड़े डाउटफुल लग रहे हैं क्योंकि पृथ्वी शॉ थोड़े बहुत अटैकिंग नेचर के, हालांकि ज्यादातर ग्राउंड शॉट ही खेलते हैं, उस वजह से इनके विकेट जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन क्या है ना, कभी कभार ये शुरुआत के 7-8 बॉल में बाउंड्री नहीं मारते ना, तो फिर अंडर प्रेशर आ जाता है। इनको ऐसा लगता है कि रन रेट बहुत ही कम है, रन रेट बढ़ाने के चक्कर में बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं और अपनी विकेट फेंक सकते हैं, तो थोड़े डाउटफुल हो जाते हैं। बात करेंगे पथुम निशंका की, तो पथुम निशंका ने ज्यादा तो मैचेस खेले नहीं है आईपीएल में। साथ ही में देखो इनका बेस्ट पोजीशन है ओपनिंग का। जब जब ये ओपनिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस वाले मैच में अगर ये वन डाउन आते बैटिंग करने के लिए तो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, थोड़ी बहुत बैलेंस पीछे, बॉलर्स के लिए भी मददगार पीछे, तो निशंका थोड़ा बहुत दिक्कत में रह सकते हैं। तो ये भी थोड़े बहुत डाउटफुल है, रिस्की पिक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जिनको ज्यादा टीम में ट्राई मत करना। बात करेंगे करुण नायर की, तो ये अच्छे खासे बैटर है, टेक्निकल बल्लेबाज भी और अटैकिंग नेचर की भी है। इनका एडवांटेज जैसा है कि जब जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छे खासे फ्री माइंडसेट से खेलते हैं, ज्यादा प्रेशर में नहीं रहते। 30 बॉल में 40 रन भी बना देते शुरुआत में, फिर बाकी के जो 20 बॉल होते हैं उस 20 बॉल में 40 रन बना देते, ऐसे वाले प्लेयर है। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। वेन्यू पर ज्यादा मैचेस नहीं खेले, उस वजह से जज नहीं कर सकते। लेकिन करुण नायर एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, तो इनको ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो और पूरे टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। बात करेंगे ट्रिस्टन स्टब्स की, बात करते हो इनका बैटिंग पोजीशन इधर उधर हो सकता है। ट्रिस्टन स्टब्स भी बहुत अच्छे खासे बैटर है, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स थोड़ा बहुत स्पिनर्स के अगेंस्ट दिक्कत में रह सकते हैं। अपोनेंट टीम के पास हसरंगा है तो हसरंगा के अगेंस्ट बहुत ज्यादा दिक्कत में रह सकते हैं। तो हालांकि रिसेंट फॉर्म तो अच्छा है, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, साथ ही में जिम्मेदार प्लेयर है, ज्यादा टाइम तो लेते हैं, थोड़ा बहुत समय लेते हैं शुरुआत में, एक बार सेट हो जाते हैं फिर अच्छा नॉक तो खेलते हैं। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स भी अच्छे खासे पीक हो सकते हैं हमारे लिए। बात करेंगे अक्षर पटेल की, तो इनका बैटिंग पोजीशन इधर इधर हो सकता है, कभी 5वें पोजीशन पे भी आ सकते हैं, कभी 6ठे, कभी 7वें। लेकिन अक्षर पटेल को भी अगर 15-20 बॉल भी मिल जाए ना खेलने के लिए तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म करके जाते हैं। साथ ही में बॉलिंग की बात कर लेते तो देखो 4 ओवर डालेंगे, कैप्टन है इस वाले टीम के तो पूरे 4 ओवर डालेंगे। चारों ही ओवर में इनको खेलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही में इस वाले पिच पर स्पिनर्स को भी अच्छा खासा मदद है, तो इनको कम से कम 2 विकेट तो मिल जाएगी। क्योंकि बहुत ऐसा मतलब 8-10 मैचेस में एक आध बार ऐसा होता है कि अक्षर पटेल विकेटलेस रहते हो, बाकी तो हर मैचेस में इनको 1 या 2 विकेट तो मिलती है। इनको पूरे टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे डेविड मिलर की, बात कर तो देखो डेविड मिलर 5वें या 6ठे पोजीशन पे आ सकते हैं। डेविड मिलर को ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो क्योंकि इन्होंने भी लखनऊ के टीम में कुछ सीजन खेले हैं, तो इनको भी थोड़ा बहुत बॉलिंग प्लान पता है, तो इनको भी ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे चमीरा की, बात कर तो देखो चमीरा अच्छे खासे गेंदबाज है, इनके पास गति है लेकिन वेरिएशन नहीं है। चमीरा का एडवांटेज ऐसा है कि इनको सिर्फ पावर प्ले में ही मदद मिलती है। एक बार गेंद पुराना हो जाए तो पुराने गेंद के साथ इनको उतनी मदद नहीं मिलती। साथ में इनका लाइन एंड लेन भी अच्छा नहीं रहता, उस वजह से बैटर्स इनको अच्छा खासा खेल लेते हैं। गति होने के कारण इनकी इकोनॉमी हाई रह सकती है, तो ज्यादा टीम में ट्राई मत करना, विकेटलेस रहेंगे या तो फिर 1 विकेट मिल जाएगी। बात करेंगे कुलदीप यादव की, तो अच्छे खासे स्पिनर है, पूरे 4 ओवर डालेंगे, चारों ही ओवर में इनको खेलना मुश्किल हो जाता है, मिस्टीरियस स्पिनर है। और साथ ही में इस वाले पिच पर स्पिनर्स को मदद है तो कुलदीप यादव को खेलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही में बैटर्स क्या है ना, इनके अगेंस्ट अटैक करे, इनके अगेंस्ट डिफेंड करे, इनको तो विकेट मिलने वाली ही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है इनका, वेन्यू पर भी रिकॉर्ड है, तो पूरे जितने भी ग्रैंड लीग के जितने भी टीम है हर टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे नटराजन की, तो अच्छे खासे लेफ्ट आर्म पेसर है, ये अच्छे खासे, हालांकि इनको क्या है ना, कभी कभार पावर प्ले में आ जाते हैं बॉलिंग करने के लिए, कभी डेथ ओवर या कभी मिडल ओवर में बॉलिंग करते हैं। अगर ये पावर प्ले में आते हैं ना बॉलिंग करने के लिए तो इनको कंफर्म है कि इनको विकेट मिलती ही है, लेकिन हो सकता है इनको पावर प्ले में बॉलिंग ना कराई जाए, इनको मिडल ओवर या डेथ ओवर में मिलेगी बॉलिंग करने के लिए। मिडल ओवर में आते हैं ना बॉलिंग करने के लिए, तो मिडल ओवर में तो इनको विकेट नहीं मिलती क्योंकि बैटर सेट हो जाते हैं, तो उस वजह से इनको विकेट तो नहीं मिलती। इनको सिंगल रन, डबल रन, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, उस वजह से इनको विकेट तो नहीं मिलती, इनके अगेंस्ट अटैक नहीं करते बैटर्स। लेकिन जब डेथ ओवर होता है तो डेथ ओवर में
बैटर्स बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर रहते हैं, बैटर्स के ऊपर डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती है, उस वजह से बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। बात करेंगे मुकेश कुमार की, तो ये भी अच्छे खासे बॉलर है, पेसर अच्छे हैं, ये भी 4 ओवर डालेंगे, 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे, बाकी के ओवर मिडल ओवर या डेथ ओवर में डालेंगे। चारों ही ओवर में इनको खेलना तो मुश्किल हो जाता है, कभी कभार ये गति में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, कभी इनकी लाइन एंड लेन भी अच्छे रहते हैं, साथ ही में ऑफ कटर लेग कटर डालते हैं, उस वजह से बैटर्स इनके अगेंस्ट दिक्कत में रहते हैं। ये भी ऐसे बॉलर है, अगर इनको विकेट मिलने को आए तो 3-4 विकेट मिल जाते हैं, या तो फिर कभी कभार विकेट लेस रहते हैं, और साथ ही में इकोनॉमी भी हाई रहती है। तो मैं मुकेश कुमार को आपके भरोसे पर छोड़ देता हूँ कि आपको लेना है कि नहीं। बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, मार्करम, ऋषभ, केएल राहुल और करुण नायर। बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, निकोलस पुरन, शामी, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगली वीडियो पे।